इस वीडियो में हम गैस लॉस को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में गैस लॉस की सारी कंडीशंस और फर्स्ट गैस लॉ को डिस्कस किया था जो था बॉयल्स लॉ। आज हम सेकंड गैस लॉ और थर्ड गैस लॉ को डिस्कस करेंगे। सेकंड गैस लॉ है चार्ल्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है यानी प्रेशर सेम रह रहा है, बदल नहीं रहा है, तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम of a given mass of a gas will be directly proportional to temperature. टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट होगा, रिलेटिव टेम्परेचर नहीं होगा। और इसकी यूनिट हमेशा केल्विन में होगी टेम्परेचर की, ये भी आप याद रखिए। तो इसका कहने का मतलब है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और हमने पढ़ा है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो V इज इक्वल टू KT। यहाँ पे V/T इक्वल टू K, ये एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, यहाँ पे आपको ये मेंशन करना होगा या P इज कांस्टेंट। प्रेशर अगर बदलेगा तो कहानी अलग हो जाएगी। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई गैस है V1 वॉल्यूम के साथ, मतलब अगर कोई गैस है जिसका वॉल्यूम V1 है, उस समय उसका टेम्परेचर T1 है, तो और थोड़ी देर बाद उसका वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया, तो उसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन चारों में एक रिलेशन है। वो रिलेशन है कि V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ये कैसे आया? V1/T1 इज कांस्टेंट, सो V2/T2 इज ऑल्सो कांस्टेंट। मतलब कि ये दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा यानी सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, और टेम्परेचर केल्विन में ही होना चाहिए। अब कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे हम इसके। पहला ग्राफ है V वर्सेस T, यानी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये आप याद रखिएगा। VT स्ट्रेट लाइन, VT स्ट्रेट लाइन। सेकंड ग्राफ है V वर्सेस 1/T। इसका ग्राफ हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा देखिए, ऐसा। थर्ड ग्राफ है V/T, V/T बाई T, यानी V/T वर्सेस T का ग्राफ। ये हमेशा सेम रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया इसमें कि अगर जो ये V वर्सेस T ग्राफ है, ये T अगर केल्विन में है तब तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, लेकिन अगर सेल्सियस में हो गया तब क्या होगा? मैं यहीं इसके जस्ट बगल में बना दे रहा हूँ। ये सेम टू सेम जो है, ये टेम्परेचर सेल्सियस में है,
और प्रेशर यहाँ पे इसकी एक्सिस है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये यहाँ इसकी एक्सिस है, ये नीचे एक्सटेंड होगी, फिर ये वाई एक्सिस बन जाएगी। तो इसका ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, रहेगी ये भी एक स्ट्रेट ही लाइन, लेकिन ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और फिर अगर हम इसको नेगेटिव साइड में एक्सटेंड करें तो ये कहीं -273 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर और एक्यूरेट जाएं तो 273.15 पे। सेल्सियस याद रखिएगा क्योंकि ये सेल्सियस में है, यहाँ पे कहीं पे जाके एक्स एक्सिस को मीट करेगा। इस टेम्परेचर को वैसे अगर आप नहीं जानते हो तो बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये जो है इक्वल होता है 0 केल्विन के। यानी कि 1 केल्विन आपने पढ़ा है कि 273.15 या 273 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। किससे? सेल्सियस में। अगर आपको कोई सेल्सियस में 100 डिग्री निकालना होता है तो आप 273 ऐड करते हैं केल्विन में, ऐसा होता है। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अच्छा, इसी के बेसिस पे एक फैक्ट देना था कि आपको पता है कि जो एयर है वो जब आप हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, ठीक है। अब एक्सपैंड करती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपैंड करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी वो फैलेगी, मतलब उसको ज़्यादा जगह लेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपने पढ़ा है कि डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मास तो कांस्टेंट रहता है, ये जो है कभी चेंज नहीं होता। अब वॉल्यूम अगर बढ़ गया, एयर एक्सपैंड की हीट करके तो वॉल्यूम बढ़ गया, यानी डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया। अब डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया ये तो पूरा फ्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी ये डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसका एक लॉजिक भी है, देखिए जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो फिक्स्ड हैं, वो ना ज़्यादा हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं, यानी कि जो मास है एक तरह से वो फिक्स्ड ही है। अब जो है जब मास फिक्स है और वो जब जो है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी वो ही मॉलिक्यूल पहले इतनी जगह में था अब इतनी जगह में है, यानी पहले इतने में ही वो रह रहा था अब इतनी जगह में रह रहा है। तो यानी कि वो उसका घनत्व कम हो गया, यानी वो पहले इतने में भरा भरा रह रहा था, अब उसमें थोड़ा सा गैप आ गया, यानी कि एक तरह से उस वो जो है कम डेंसर हो गया, कम डेंस हो गया। तो यही इसका लॉजिक है कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। और ऐसा तब होता है जब आप एयर को हीट करते हैं तो एयर जो है अपना वॉल्यूम बढ़ा लेती है, वो एक्सपैंड होती है। इसका एक एप्लीकेशन ये भी है कि आपने देखा होगा कि गर्मी के टाइम जो है क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स पत्थर पत्थर जो है पत्थर में क्रैक आ जाते हैं रॉक्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है जो उसके अंदर एयर होती है वो मतलब फूलने लगती है, फिर वो जो है उसमें क्रैक आ जाते हैं धीरे धीरे, और फिर ठंडी में फिर जो है उसमें एयर ज़्यादा मतलब ऐसे हो जाती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसकी वजह से आपका रॉक टूट के वो मतलब सॉइल की क्रम्स में बन जाता है। अच्छा, अब अगर हॉट एयर है तो हॉट एयर जो है वो कम डेंसर है, यानी उसका जो है डेंसिटी कम है। अब डेंसिटी कम है तो उसका वेट भी कम हो गया एक तरह से कह सकते हैं, या फिर वो लाइटर हो गई। तो हॉट एयर लाइटर है, और लाइटर चीज़ हमेशा आप देखेंगे ऊपर जाती है। आप जब भी कुछ गर्म करते हैं, भाप करते हैं, जैसे कोई चीज़ अगर पानी को उबालते हैं तो पानी के जो वाष्पीभवन होता है, इवेपोरेशन होता है, तो पानी के वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, हवा में जाते हैं। यही लॉजिक एक तरह से है कि जो हॉट एयर है वो ऊपर जाती है। यही फैक्ट को यूज़ करते हैं हम हॉट एयर बलून में। वो क्या करते हैं, बलून जो होता है उसके अंदर एक ऐसा ट्यूब लगा देते हैं, वो ट्यूब आग पैदा करता है, फायर। तो उससे क्या होता है, जो आसपास की हवा होती है वो गर्म होने लगती है, और गर्म होने पे हवा जो है एक्सपैंड करती है और हीट करने लगती है।
और उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है तो वो लाइटर हो जाती है, लाइटर हो जाती है तो वो ऊपर जाने लगती है, ऊपर जाने लगती है तो इसी की मदद से हॉट एयर बलून ऊपर उड़ने लगता है। अब हम नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ है गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, एमोंटॉन्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग अब क्या है, अब जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो जो प्रेशर होगा, प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, यानी कि जो P होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, यानी P इक्वल टू के टी, यानी P/T इक्वल टू के। अब ये आ गया इसी तरह से जैसे हमने पिछले में किया था, तो अब हो जाएगा ये P/T यानी P1/T1 इक्वल टू P2/T2, उसी लॉजिक से, क्योंकि कोई अगर गैस है उसका अगर प्रेशर पहले P1 है तो टेम्परेचर T1 है, फिर प्रेशर अगर P2 हो गया तो टेम्परेचर T2 हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है, इसका भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। पहला ग्राफ है P वर्सेस T का, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ही आता है हमेशा, वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट ग्राफ है P/T वर्सेस T, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये दोनों आप देख लीजिए। इस ग्राफ का वैसे एक स्पेशल नेम है, इस ग्राफ को कहते हैं आइसोकोर। जब मोलार वॉल्यूम या वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर वर्सेस टी के ग्राफ को आइसोकोर कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि जो है जैसा आपने देखा होगा कि गर्मियों में क्या होता है, जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं उनमें हवा वैसे कम भरी जाती है और ठंडी में उतनी कम नहीं भरी जाती। इसका एक रीज़न ये है कि जो है गर्मी में टायर के अंदर जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे होती है, और गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा यानी प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो है टायर बर्स्ट कर सकता है। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा गैस कम भरते हैं, यानी हवा जो है वो कम भरते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर गर्मी हुई तो भी जो है वो मतलब पूरा कंप्लीट वो पूरा भर देगी, वो ज़्यादा बर्स्ट आउट नहीं करेगी टायर को। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एवोकाडोस लॉ पढ़ेंगे।